बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ जाकिर खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 के अंदर पिछले क्लास के अंदर हमने डिस्कस की थी अबाउट द फेज डिफरेंस, फेज एसी करंट इनटू द सर्किट्स, और उसकी सारी जितनी भी वेव स्ट्रक्चर थी, और उसके दरमियान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने फेज डिफरेंस के ऊपर बात की थी कि कभी हमारे पास करंट लेगिंग बिहाइंड करता है और कभी वोल्टेज, उनके दरमियान में 45 डिग्री का एंगल का फ़र्क आता है, कभी 90 डिग्री का फ़र्क आता है। जब कभी वोल्टेज और करंट के दरमियान में फेज डिफरेंस बनता है, उस हिसाब से पावर डिसिपेशन हमारे पास सर्किट के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। जितना इसके दरमियान में फेज डिफरेंस हमारे पास कम होगा, उतना ही जितना बैरूनी सर्किट्स के अंदर हम वोल्टेज को यूज़ करेंगे उतना ही उसका पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है, पंखा लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, वॉशिंग मशीन को यूज़ कर लेते हैं, हीटर चला देते हैं। इट्स द एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस जो हम सर्किट से जोड़ देते हैं। जितना पावर डिसिपेशन सर्किट के अंदर होता है, ये रेजिस्टर सारे का सारा उसमें से ड्रॉप कर लेता है, एनर्जी हमारे पास बचती नहीं है, सारी की सारी यूज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सर्किट है, अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर हम एक रेजिस्टर को लगाने वाले हैं। ठीक है जी, रेजिस्टेंस का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल लोड जो हम सर्किट के अंदर लगा देते हैं। ठीक है जी, कोई भी पंखा जोड़ देते हैं, कोई भी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर देते हैं, हत्ता कि आप मोबाइल का चार्जर भी अगर एसी सर्किट के अंदर लगा देते हैं, इट्स अ रेजिस्टर आर द एक्सटर्नल लोड। ठीक है, डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सर्किट का सोर्स है ना। ठीक है, जो हमारे घर के अंदर बिजली आती है ये उसका सोर्स है, और यहां से हमने एक्सटर्नल कोई रेजिस्टर उसके साथ जोड़ दिया है। ठीक है, कोई भी लोड है जिसको हम सर्किट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टर है, ये इसका जितना भी सारा करंट होगा वो सारे का सारा इसके अंदर डिसिपेट होगा, इसको इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, अब हाफ टाइम के लिए, हाफ साइकिल के लिए जब ये करंट चलता है तो इसकी डायरेक्शन होती है यहां से इस तरफ। ठीक है, और जब इसका साइकिल चेंज होता है, आप लोगों को इस बात का पता है कि इसकी डायरेक्शन यहां से फिर चलना शुरू हो जाएगी ना, इट्स चेंज द डायरेक्शन बिकॉज इट इज एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक हो गया, ये तो आसान सी बात है, इसके बारे में हमारी काफी डिस्कस हो चुकी है ना। ठीक है, अब इसी का जब हम वेव फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, रेड कलर से मैंने करंट को शो किया हुआ है और ग्रीन कलर से हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, यहां पर एक बात आपको देखने को मिलेगी कि हमारे पास जो वोल्टेज है और जो करंट है ये स्टार्ट होते हैं एक ही जीरो पॉइंट से। इट मींस देयर इज नो जीरो डिफरेंस और नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। ठीक है, करंट और वोल्टेज के दरमियान में हमारे पास फेज डिफरेंस यहां पर जीरो है। जिधर से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है वहां से करंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, इनका पीक पॉइंट और इनका नेगेटिव पीक पॉइंट दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये करंट का पीक पॉइंट है और ये आपके पास वोल्टेज का पीक पॉइंट है। ठीक है, एक ही जगह पर ये जीरो होते हैं और एक ही जगह पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, चाहे वो मैक्सिमम हमारे पास नेगेटिव हो या वो हमारे पास पॉजिटिव हो। अब मसला ये है कि जब सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के दरमियान में फेज डिफरेंस नहीं होता तो ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन करते हैं। ठीक है, जितनी भी पावर होती है हमारे पास सर्किट के अंदर, वो सारे के सारे पावर को ये यूज कर लेते हैं। आगे सर्किट के अंदर हम इंडक्टर को डिस्कस करेंगे और हम साथ में कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पर आप देख लेंगे कि करंट और वोल्टेज के दरमियान में फेज डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है, उस फेज डिफरेंस का हमें क्या फायदा होगा कि जो लोड हम डालेंगे उस सर्किट के ऊपर, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ द एनर्जी हमारे पास बचेगी। अगर इन केस हमारे पास कोई फेज डिफरेंस ना हो, हमारे पास फेज डिफरेंस का एंगल जीरो हो, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगी। ठीक है, जितना भी हमारे पास सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेज होगा वो सारे का सारा इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इस सर्किट के अंदर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इट मींस जितना भी पावर इस सर्किट के अंदर होगा वो सारे का सारा ये रेजिस्टर इस्तेमाल कर लेगा, सर्किट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसी चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस सर्किट में से वोल्टेज बह रहा है तो वो वोल्टेज हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो हमारे पास इक्वेशन होती है ये हमने बाहर पढ़ी हुई है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, जो फेज डिफरेंस के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था वो हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव।
मैंने वहां पर आपको बात बताई थी कि ये जो हमारे पास फाई की है ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। करंट और वोल्टेज के दरमियान में जितना एंगल का डिफरेंस होता है ये हमारे पास फाई के बराबर होता है, ठीक है जी। बास जगहों में हमारे पास फाई की वैल्यू 45 डिग्री हो सकती है, बास जगह पर 90 हो सकती है, एक्सेट्रा। वो सर्किट के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पर किसी किस्म का फाई आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान में फेज डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये पॉइंट आप समझ गए हैं। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। ओहम लॉ को इस्तेमाल करते हुए अब चूंकि मुझे यहां से ये पता चल गया है कि भाई ये सारी की सारी वोल्टेज यहां पर इस्तेमाल होने वाली है, तो ओहम कहता है कि जब हमारे पास किसी भी सर्किट में से जितना करंट गुजर रहा होगा वो वोल्टेज के हिसाब से होगा। वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेम केस यहां पर हो रहा है क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि V इक्वल टू आई आर, इट्स द ओहम लॉ, ठीक है। और इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करूंगा तो रीअरेंज करने से हमारे पास करंट जो है ये बराबर हो जाएगी V डिवाइडेड बाय आर के, ठीक है जी। चूंकि ये V हमारे पास बराबर है मैक्सिमम वोल्टेज साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है जी। इस V की जगह मैं इसकी इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये ओहम लॉ जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, I इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय आर, ठीक है जी। ओहम लॉ से मुझे पता है कि V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है और V डिवाइड बाय आर जो है ये I के बराबर होता है, ठीक है। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू को मैं मैक्सिमम ले रहा हूं तो साथ में करंट भी मैक्सिमम होगा क्योंकि हमारे पास फेज डिफरेंस नहीं है, तो लिहाजा मैंने इसको V मैक्सिमम डिवाइड बाय R को किसके इक्वल ले लिया है, I मैक्सिमम के इक्वल, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू को उठाकर मैं यहां पर इसकी जगह पुट कर देता हूं ना, V मैक्सिमम डिवाइड बाय R, तो V मैक्सिमम डिवाइड बाय R मेरे पास किस चीज के बराबर है, I मैक्सिमम के। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी जी, इसको मैं लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी, अपनी जगह पर पुट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गई किस चीज के अंदर, करंट के लिए ना, कि ये करंट है हमारे पास और ये हमारे पास वोल्टेज है, और आप देख सकते हैं कि दोनों का एक ही जैसा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जितना हमारे पास वोल्टेज इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी है, इसी तरह से हमारे पास करंट जो है ये I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम डिवाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर है, ठीक है। करंट और वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इक्वली इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक हो गया जी। अगर हम मैक्सिमम करंट या वोल्टेज को इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर आएगी। कैसे, यानी कि साइन ऑफ 90 मेरे पास बराबर होता है 1 के बराबर ना, ठीक है। और साइन ऑफ 90 बनता है यहां पर और इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव की चाहते हैं या नेगेटिव की चाहते हैं, यहां पर आपके पास -1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए साइन की वैल्यू हमारे पास 180 के बराबर होती है। तो साइन ऑफ 90 या साइन ऑफ 180 दोनों हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहां पर करंट या वोल्टेज की अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है जी। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एंगल जो है इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 के। अगर आप 1 इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी ना, I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। जितना आप करंट सर्किट के अंदर डाल रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। यहां से जरा एक और चीज को समझ लें कि ओहम लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लूंगा तो मेरे पास वोल्टेज की भी मैक्सिमम वैल्यू लगेगी और मेरे पास करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, ठीक है जी। ये जो इक्वेशन है मेरे पास V मैक्सिमम इज इक्वल टू आई मैक्सिमम आर, बोथ साइड को मैं अंडर रूट ऑफ 2 के ऊपर डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। कर सकता हूं मैं क्योंकि दोबारा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कहानी फिर वही रहेगी, ठीक है। और ये जो भी वोल्टेज मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2 के ऊपर डिवाइड होता है वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। हम पीछे इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर आप डिवाइड करेंगे फिर आरएमएस वैल्यू बनेगी, करंट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो करंट की आरएमएस वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है मैं लिख सकता हूं कि V RMS इज इक्वल टू आई RMS इनटू द रेजिस्टर, ठीक है। ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि जितना भी करंट या वोल्टेज आपने सर्किट में प्रोवाइड किया था उसकी RMS वैल्यू जितनी होती है उतना वो यूज हो जाता है, ठीक है जी। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है मिसाल के तौर पर आई मैक्सिमम और ये इसकी RMS वैल्यू होती है ना। RMS वैल्यू जो है हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इतना करंट जो है वो सर्किट में टोटल का टोटल इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, बात करने का मुख्तसरन ये मतलब निकला कि अगर आप किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टर को लगाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टर आपके सर्किट के अंदर मौजूद तमाम करंट और वोल्टेज को इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है जी।
आपके जितने भी सारे इक्वेशंस हैं, आप तमाम इक्वेशंस की तरफ नजर दौड़ाएं, तमाम इक्वेशंस आपको यही बात बता रहे हैं कि द मैक्सिमम वोल्टेज और द करंट प्रोवाइडेड टू द सर्किट इज टोटली डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर, थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर्स। जो एक्सटर्नल रेजिस्टर आप सर्किट के साथ जोड़ेंगे वो आपके मुकम्मल सर्किट में से करंट और वोल्टेज को जो है वो इस्तेमाल करके खत्म कर लेगा। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस चीज को समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास ये रेजिस्टर को लगाकर हमने सर्किट के अंदर देखा। अभी हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये रेजिस्टर जब हम सर्किट में लगाते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ पावर को ये डिसिपेट करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन थ्रू द एसी सर्किट, ऐसे सर्किट के अंदर हम रेजिस्टर को जोड़ते हैं तो कितनी पावर डिसिपेशन होती है उसकी मिकदार और उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है टोटल पावर लॉस इन अ रेजिस्टर एसी सर्किट। जब हम एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टर को जोड़ते हैं तो हमने अभी डिस्कस किया कि वो पावर को डिसिपेट करता है, वो पावर को खर्च करता है, इस्तेमाल करता है वो पावर्स को। क्योंकि हमें किरचॉफ ने भी यही बात बताई थी कि जब आप रेजिस्टर को सर्किट में यूज करते हैं तो वो वहां से करंट को ड्रॉप करता है, आपके अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इस्तेमाल करता है। ठीक है, और रेजिस्टर सर्किट में होता भी इसी काम के लिए है कि वो उसको कंज्यूम कर सके। ठीक है, ये उसका पावर डिसिपेशन का ग्राफ है। आप देख लें कि मेरे पास ये करंट है, ठीक है जी, और ये मेरे पास वोल्टेज है ना। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट ये दोनों विद हैविंग द नो फेज डिफरेंस, ठीक है जी, बगैर किसी फेज डिफरेंस के ये मूव कर रहे हैं और यहां से आकर 360 पर मिल जाते हैं। अब जो इसका पावर डिसिपेशन है वो 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों के ऊपर मैक्सिमम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पावर का ये वाला ग्राफ भी मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है और ये वाला ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है। बेशक ये नेगेटिव करंट होता है, करंट अपनी डायरेक्शन को सर्किट में चेंज कर रहा होता है, लेकिन इस नेगेटिव वाले को भी रेजिस्टर जो है वो सर्किट में से कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है। इसलिए मैंने दोनों को ऊपर की तरफ शो किया हुआ है। करंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारा रेजिस्टर उसको सर्किट में से इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होती है और 270 के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होती है किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में से, अगर आपने उस सर्किट के अंदर रेजिस्टर को लगाया हुआ है तो। ठीक हो गया, 0, 180 एंड 360 इन तीनों के ऊपर पावर डिसिपेशन 0 होता है। इसके अलावा जो भी एंगल होगा वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ द पावर जो है वो सर्किट में से खर्च हो रहा होगा और 90 और 270 के ऊपर मैक्सिमम पावर जो है वो रेजिस्टर आपके सर्किट से पी रहा होगा। ठीक है जी, ये हमारा ग्राफ हमें बता रहा है। ठीक है जी, ये एवरेज पावर जो है ये वाली लाइन आपको बता रही है कि इतना यानी कम और ज्यादा को मिलाकर ये एवरेज पावर जो है इतनी लाइन, ठीक है जी, इतना पावर जो है वो सर्किट में से हर टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। ठीक है जी, ये जो ऊपर वाली साइड रहती है ये खाली जगह में आप भर देंगे तो ये टोटल आपके पास ये लाइन बन जाएगी ग्रीन वाली। इतना पावर जो है वो रेजिस्टर सर्किट में से हर टाइम इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है जी, हमारे पास करंट और वोल्टेज जब सर्किट में से कंज्यूम हो रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास पावर का फार्मूला है एवरेज पावर। हाँ, जितना भी करंट यूज हो रहा होता है, वोल्टेज यूज हो रहा होता है, उसका हमने एवरेज लेना है ना। ठीक है जी, ये एवरेज, साथ में एवरेज का सिंबल आप देख सकते हैं। ये एवरेज का सिंबल मैंने इस एवरेज पावर को मालूम करने के लिए, ये लाइन, ये वाली लाइन हमें बताएगी कि कितना पावर हर टाइम इस सर्किट में से ड्रा हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास वो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास जो आई करंट होता है ये बराबर होता है आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी। अगेन मैंने ओमेगा टी के साथ नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। सिमिलरली फॉर द वोल्टेज अगर मैं लिखता हूं ये हमारे पास वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी एंड इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आई और वी की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखता हूं मेरे पास क्या कंडीशन बचती है। पावर मेरे पास बराबर हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या है, आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट इज वी मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है जी, ये मेरे पास पावर बराबर हुआ आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी, वी मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब आप देख लें कि मेरे पास एक साइन ऑफ ओमेगा टी ये है और एक साइन ऑफ ओमेगा टी ये है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कंडीशन क्या बनेगी, पावर इज इक्वल टू आई मैक्सिमम
V maximum average value of the sin omega t with the sin of omega t। ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाएगी एवरेज वैल्यू। ये sin ऑफ ओमेगा टी और ये sin ऑफ ओमेगा टी आपस में मल्टीप्लाई होकर ओमेगा टी का स्क्वायर बन जाएगा। पावर बराबर हो जाएगी I मैक्सिमम V मैक्सिमम एंड sin स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि पावर डिसिपेशन जब मैक्सिमम होती है तो इस साइन की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाती है ना, क्योंकि पावर हमारे पास सर्किट में से हमेशा करंट को खींच ही रहा होता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। और साइन की वैल्यू जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है 0 to 1। ठीक है, यानी 3 वैल्यूज होती है एंगल की ना, -1, 0 एंड 1। ठीक है, चूंकि पॉजिटिव साइड है तो हम पॉजिटिव साइड ही लेंगे। यहां से आप देख रहे हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू हमारे पास 0 + 1 / 2 हो जाएगा और इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है जी, इस वैल्यू को जब पावर हमारे पास मैक्सिमम हो, पॉजिटिव हो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 के बराबर ही आती है। ठीक है, पावर मेरे पास बराबर हो जाएगा I मैक्सिमम V मैक्सिमम एंड /2। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहां पर इस 2 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं जी, P = I मैक्सिमम V मैक्सिमम /√2 एंड /√2। इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। ठीक है जी, ये दोबारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर से 2 बन जाएगा। कैसे, √2 × √2 यानी 2 पावर 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो मैथमेटिकल रूल है कि बेसिस आपस में सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 1/2 + 1/2, तो ये मेरे पास हो जाएगा आधा और आधा 1 कंप्लीट, तो ये मेरे पास अगेन 2 हो जाएगा। यानी 2 को हम अलग अलग अंडर के साथ लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल रूल है। ठीक है जी, और अगेन मेरे पास अगर मेरे पास I मैक्सिमम /√2 हो तो ये बराबर होता है उसकी RMS वैल्यू के, करंट की RMS वैल्यू, और मेरे पास आ जाएगी वोल्टेज की RMS वैल्यू। ठीक है जी, तो पावर हमारे पास डायरेक्ट बराबर है RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। यानी जितनी भी RMS वैल्यू, जितनी भी इफेक्टिव वैल्यू या जितना भी पावर हमारे पास सर्किट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है जी, वो करंट का RMS हो या वो हमारे पास वोल्टेज का RMS हो, अगर आप रेजिस्टर को लगाएंगे तो वो आपके सर्किट में से सारे का सारा पावर जो है वो खींचकर खत्म कर लेगा, वो निकाल लेगा। ठीक है जी, पूरी कहानी का निचोड़ ये निकला डियर स्टूडेंट्स कि पावर जो है वो सर्किट में से मैक्सिमम डिसिपेट होगा अगर आप सर्किट में से रेजिस्टर को लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज टोटली जो है वो हमारे पास ये रेजिस्टर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको इस्तेमाल करके खत्म कर रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि रेजिस्टर को सर्किट में लगाते हैं तो क्या मसला होता है और पावर उसका कितना डिसिपेट होता है, कितनी पावर को खर्च करता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बातों को समझ गए होंगे। मसला हो कोई तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके बुक में है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है 15.1। यहां पर लिखा हुआ है कि कोई हमारे पास हीटर है जिसको हम सर्किट के साथ लगा देते हैं। उस हीटर की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो 60 ओम है और जो वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं एसी सर्किट से वो 220 वोल्ट है। आप ये मालूम करें कि वहां से कितना करंट वो हीटर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी, और कितनी पावर को सर्किट में से डिसिपेट कर रहा है या कितनी पावर का वो स्प्रिंग हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है जी, इन दोनों चीजों को मालूम करना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप ओम लॉ को इस्तेमाल करें। V = बराबर है IR। I हमारे पास बराबर हो जाएगा V/R के। I बराबर हो जाएगा V की वैल्यू हमारे पास क्या है 220 एंड /60। आप कैलकुलेटर से करके देख लें, आपके पास ये 3.6 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास है पावर बराबर होता है IV के। अभी हमने डिस्कस किया, तो हमारे पास P बराबर हो जाएगा I, तो I की वैल्यू ये है 3.6 और वोल्टेज आपके पास बराबर है 220 वोल्ट के। ठीक है जी, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो 860 वाट के बराबर आएगा जी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से हल करेंगे तो आपके पास 860 वाट के बराबर आएगा। ठीक है जी, यानी जो एलिमेंट या जो हीटर आपने यूज कर रहे हैं वो 860 वाट का है। ठीक है, इतना वो करंट इस्तेमाल कर रहा है इतनी वोल्टेज में से। ठीक है, आप सर्किट के अंदर यूज करेंगे तो आपके पास ये पावर डिसिपेशन और ये करंट की कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक हो गया जी, उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सारी बातों को समझ गए होंगे इंशाल्लाह।
कोई मसला हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।